नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके पिछली बार का जूनियर अकाउंटेंट का पेपर, जिसके अंदर देखेंगे कि जीके से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से थे। आइए चर्चा करते हैं एक एक क्वेश्चन को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है आपके सामने और आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऐसा कौन सा युग्म है जो सही नहीं है, जिसमें आपको एक तरफ दे रखा है प्राचीन अंचल यानी राजस्थान का प्राचीन क्षेत्र और सामने दे रखे हैं आधुनिक जिले, और पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है। आइए एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपके सामने मत्स्य देश, और मत्स्य देश के सामने दे रखा है अलवर भरतपुर। आप कहेंगे सर अलवर भरतपुर और जयपुर का जो क्षेत्र है ये कहलाता है आपके मत्स्य देश, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक नंबर तो सही है, लेकिन आपको यहां पर यह भी याद रखना है, यदि आपको पूछा जाए मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है, तो फिर याद रखिएगा विराटनगर, जिसका वर्तमान में नाम है बेराट जयपुर। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, जांगल प्रदेश सामने दे रखा है बीकानेर। आप कहेंगे ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बीकानेर का ही प्राचीन नाम है जांगल प्रदेश, इसीलिए आप अक्सर पढ़ते हैं कि बीकानेर के जो शासक हैं उनकी उपाधि भी है एक जांगल दर बादशाह की। ठीक है। लेकिन आपको पूछा जाए कि जांगल जो देश है इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है, तो फिर याद रखिएगा बीकानेर और जोधपुर। लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सा है, तो फिर याद रखिएगा आई छतरपुर नागौर। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने सीवी जनपद, और सीवी जनपद वर्तमान है चित्तौड़गढ़। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको पूछा जाए कि सीवी जनपद की राजधानी, तो याद रखिएगा मध्यमिका यानी कि नगरी चित्तौड़गढ़, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 है अर्बुद प्रदेश, सामने दे रखा है जालोर। आप कहेंगे सर ये गलत है, क्योंकि अर्बुद जो प्रदेश है ये है आपके माउंट आबू शिरोई। माउंट आबू याद रखिएगा कहां पर, शिरोई। तो यहां पर जो ऑप्शन है जो युग्म सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 70। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछा जा रहा है, अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर, जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 में करवाया, ये कहाँ स्थित है। देखिएगा, जब हम मंदिर निर्माण शैली की चर्चा करते हैं तो आप अक्सर पढ़ते हैं कि उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हैं वो नागर शैली में है, और दक्षिण भारत के अंदर जितने भी मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली में है। हमारे राजस्थान में एक प्रसिद्ध द्रविड़ शैली का मंदिर है, और जो आपके सामने है रंगनाथ जी का मंदिर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोपुरम, देखिए नागर शैली और द्रविड़ शैली में अंतर क्या है। नागर शैली के अंदर जो मंदिर बने हैं उनके शिखर विशाल होते हैं, और हमारे राजस्थान में आपको सर्वाधिक जो मंदिर मिलेंगे वो नागर शैली में ही मिलेंगे। द्रविड़ शैली के अंदर, यानी कि आपने कोई साउथ की मूवी देखी है जैसे बाहुबली चर्चा करूं, तो वहां पर जो मंदिर हमें बताया जा रहा है उसका विशाल दरवाजा है जिसे गोपुरम बोलते हैं। तो पूछा यही जा रहा है कि अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध जो रंगनाथ जी का मंदिर है, जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 में करवाया, ये कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है ये पुष्कर अजमेर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है 71। पूछा जा रहा है बिसलदेव रासो की, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है। ये समझ लीजिए कि वर्तमान के एग्जामों में भी ये बिसलदेव रासो इतना इंपॉर्टेंट ग्रंथ हो गया है कि हर एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है। देखिए ये जो बिसलदेव रासो है इसके लेखक जो हैं वो याद रखिएगा कौन है, नरपति नाहले, याद रखिएगा। ठीक है। जिसके अंदर उल्लेख किसका है, बिशलदेव हम किसे बोलते हैं, आप कहेंगे सर विग्रह चतुर्थ। तो आपको याद रखना है इसके अंदर उल्लेख जो है वो विग्रह चतुर्थ और उसकी जो पत्नी है राजमती, इसके बारे में उल्लेख है। पत्नी कौन सी, राजमती। तो पूछा यही गया है कि मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है, याद रखिएगा राजमती। अच्छा आप भी ये कमेंट करके बताइएगा, ये जो बिसलदेव रासो है ये किस प्रकार का ग्रंथ है, बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, किस प्रकार का ग्रंथ है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है।
ये एक श्रृंगारी ग्रंथ है कि प्रेम ग्रंथ है कि विरह ग्रंथ है, किस प्रकार का ग्रंथ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने 2 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 72, 72 नंबर। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है आपसे, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, यानी कि लोक देवता से पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पर रामदेव जी की समाधि स्थली है। देखिएगा, प्रमुख क्वेश्चन है। तो आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर एक शब्द आप अक्सर पढ़ते हैं, पंचपीर। पंचपीर का तात्पर्य होता है ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों ही करते हैं, वो कहलाते हैं पंचपीर। और पंचपीर में शामिल हैं कौन से? रामदेव जी। याद रखिएगा, पंचपीर में कौन कौन शामिल हैं? तो रामदेव जी, याद रखिएगा पाबू जी, याद रखिएगा गोगा जी, हड़बू जी और मांगलिया महाजी। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि निम्न में से राजस्थान के वे प्रसिद्ध लोक देवता जो पंचपीर में शामिल नहीं हैं, और ऑप्शन मिलेगा आपको वीर तेजा जी। ये पंचपीर में शामिल नहीं है, ये याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो का आपका एग्जामिनर पूछता है। यहाँ पर है कि रामदेव जी की समाधि कहाँ पर है, तो आप सब जानते हैं जैसलमेर रूणीचा। याद रखिएगा, रामदेव जी का जो मेला है रूणीचा जैसलमेर के अंदर, इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपके सामने 3 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपको नेक्स्ट, अगला, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर है? उदयपुर है, जैसलमेर है, अजमेर है या फिर राजसमंद? तो आपको याद रखना है कि एकलिंग जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो आपके कहाँ पर है? याद रखिएगा, स्थान है आपके सामने कैलाशपुरी उदयपुर। और याद रखिएगा कि कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर ये जो एकलिंग जी का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो फिर याद रखिएगा बप्पा रावल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने करवाया है? बप्पा रावल ने। बस आप ये कमेंट करके बता दीजिएगा कि बप्पा रावल ने जो एकलिंग जी का मंदिर बनाया है, इसके चारों ओर परकोटा किसने बनाया है? एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण किसने करवाया है? यह आपके लिए क्वेश्चन है, इसका परकोटा किसने बनाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा। चलिए अगला फैक्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 74। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है, डॉक्टर जेनान व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऐसा कौन सा कथन है जो गलत दे रखा है? देखिए, 1 नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे। आप कहेंगे बिल्कुल सर, डॉक्टर जेनान जो व्यास हैं वो मारवाड़ लोक परिषद के एक सक्रिय सदस्य थे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, तरुण राजस्थान के संपादक थे। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तरुण राजस्थान के भी ये संपादक थे। इनके स्वयं के भी 3 समाचार पत्र और थे, जैसे आगी बाण है, राजस्थानी भाषा के अंदर है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके ब्यावर से निकाला गया। अखंड भारत है आपके, जो कि हिंदी भाषा में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक आपके पीप नामक समाचार पत्र है जो कि अंग्रेजी भाषा में है। तो ये सारे इन्हीं के। अगला है 1951 में वे अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे। बिल्कुल, राजस्थान में जब प्रथम आम चुनाव हुए थे तो उसके अंदर इन्होंने चुनाव 2 जगहों से लड़ा था, एक तो जोधपुर से भी और एक जालोर से भी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन दोनों ही पदों से पराजित हो गए थे। ये भी सही है, हार गए थे ये। और अगला है, इन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। ये कथन गलत है। डॉक्टर जेनारायण व्यास ने 2 बार राजस्थान के सीएम के रूप में कार्य किया। एक बार तो ये थे मनोनीत, जिसे मन से चुना गया था, और एक बार हुए थे ये निर्वाचित। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जाए, राजस्थान के एकमात्र सीएम जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों बने हैं, एक ही है डॉक्टर जेनारायण व्यास, याद रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर जो जेनारायण व्यास है, याद रखिएगा, इन्हें धुन का धनी कहा जाता है, धुन का धनी। इन्हें कहा जाता है शेर ए राजस्थान, याद रखिएगा, शेर ए राजस्थान। और डॉक्टर जेनारायण व्यास आप सब जानते हैं कि यही प्रकाश में लेकर आए थे ढोल नृत्य को। ये एक और अच्छा क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन ये भी है कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत डॉक्टर जेनानी व्यास को कहाँ कैद किया गया था, तो याद रखिएगा शिवाना किले में। इनकी एक पुस्तक भी है, पोपाबाई रिपोर्ट और मारवाड़ की अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और डॉक्टर जेनानी व्यास ने ही मारवाड़ यानी कि जोधपुर प्रजामंडल का गठन किया था 1934 के अंदर, ये भी क्वेश्चन आप जानते ही हैं। चलिए, जो भी हो क्वेश्चन बड़ा शानदार था, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 75। पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है, राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है। देखिएगा, राजस्थान की साक्षरता दर पूछे तो है आपके सामने, याद रखिएगा 66.1%। लेकिन इनमें भी आपको पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता, तो याद रखिएगा 79.2%। ये आपकी क्या है, पुरुष साक्षरता है, याद रखिएगा। यदि आपको महिला साक्षरता पूछे तो फिर हो जाएगा आपके सामने 52.1%। तो ये तो है महिला साक्षरता, याद रखना है। ये है आपके सामने पुरुष साक्षरता, और ये है आपके राजस्थान की टोटल साक्षरता। तो देखिए, क्वेश्चन अक्सर साक्षरता और ज्यादातर लिंगानुपात, और आजकल लिंगानुपात के अंदर भी शिशु लिंगानुपात से ज्यादा पूछा जा रहा है, तो भी आपको याद रखना है। यहां पर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे हमें, देखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब करंट से रिलेटेड जिस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, किस कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, उन सब के बारे में चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। देखिएगा, एक एक क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है, देखिएगा। पूछा जा रहा है आपको, राजस्थान में विंध्यन कंगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। देखिएगा, राजस्थान में जो विंध्यन कंगार क्षेत्र है, ये है कौन से क्षेत्र में, तो याद रखिएगा ये है आपके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, जिसे आप पढ़ते हैं हाड़ौती का पठार, और जिसे आप पढ़ते हैं मालवा का पठार। पूछा जा रहा है ये किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, बेसाल्ट या बालू का पत्थर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा कौन सा, बालू का पत्थर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में विस्तृत है। देखिएगा, यहां पर दो प्रकार के क्वेश्चन है। एक तो है आपके सामने पूछा क्या जा रहा है यहां पर, छप्पन का मैदान। क्वेश्चन दो प्रकार से, एक तो है आपके छप्पन की पहाड़ियां, कौन सी, छप्पन की पहाड़ियां। देखिए, छप्पन की पहाड़ियां दो जिलों में विस्तृत है, एक तो है बाड़मेर और एक है, याद रखिएगा, जालोर। वैसे कई बार वन लाइनर पूछा जाए छप्पन की पहाड़ियां तो बाड़मेर ही आता है, लेकिन छप्पन की पहाड़ियों का विस्तार पूछ लिया जाए तो फिर बाड़मेर और, याद रखिएगा, जालोर, ठीक है। यहां पूछा जा रहा है छप्पन का मैदान। छप्पन का जो मैदान है, वैसे आप अक्सर पढ़ते हैं कि ये है आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कौन सा है, बांसवाड़ा और, याद रखिएगा, प्रतापगढ़। लेकिन याद रखिएगा ये जो छप्पन का मैदान है, ये किस नदी से निर्मित है, तो याद रखिएगा माही नदी। और माही नदी हमारे राजस्थान के दो जिलों में बहती है, आप सब जानते हैं, एक है बांसवाड़ा, दूसरा है डूंगरपुर। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके ऑप्शन में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ नहीं है, तो फिर आपको ढूंढना है कि माही नदी जहां बहती है, आप कहेंगे सर वो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये कई बार ऑप्शन से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 53। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है। मतलब पूछ रहा है कि गर्मियां जब होती है तो माउंट आबू के अंदर तापमान कम रहता है अन्य स्थानों की तुलना में, ऐसा क्यों है? राजस्थान में माउंट आबू की समुद्री तट से दूरी सर्वाधिक है। माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है। माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है। आप कहेंगे ये है ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। माउंट आबू जो क्षेत्र है वो राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में सबसे ऊंचा है, इसीलिए गर्मियों में माउंट आबू का जो तापमान है वो अन्य की तुलना में कम रहता है। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 54। क्या पूछ रहा है? पूछा जा रहा है राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्याग पत्र दिया था? ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। देखिए वैसे तो ये जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है, इस पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। आप जब आंसर की देखेंगे तो वहां पर स्टार लगा हुआ है और ये क्वेश्चन क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, चलिए फिर हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 55। और देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो राजस्थान के कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे? ऑप्शन है हीरालाल देवपुरा। आप कहेंगे ये तो सही है, राजस्थान में सबसे कम समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति हैं ये। CS वेंकटाचार्य। आप कहेंगे सर इनकी भी इंपॉर्टेंस है, केंद्र से बुलाकर इनको राजस्थान का सीएम बनाया गया था, ये भी है। बरकतुल्ला खान। आप कहेंगे सर राजस्थान के पहले मुस्लिम और ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो नहीं बने वो है गोकुलाला शाबा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या कह रहा है? अगला पूछा जा रहा है आपके, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 56। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं विशेष तौर पर। देखिएगा क्या पूछ रहा है। पूछा जा रहा है 14वीं जो विधानसभा थी, 14वीं राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों से कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी? अब ये 14वीं विधानसभा के बारे में पूछ रहा है। अभी आपको पता है कि 15वीं विधानसभा चल रही है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, लेकिन आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों का विशेष ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, लीजिए 57 नंबर। क्या पूछ रहा है? देखिएगा पूछा जा रहा है आपको कि वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त के पद पर निम्नलिखित में से कौन कार्यरत है? अब ये क्वेश्चन इस जूनियर अकाउंटेंट के पेपर के समय का है, तो आपको वर्तमान के संदर्भ में याद रखना है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि अभी वर्तमान में राजस्थान के जो लोकायुक्त है वो कौन है। कई बार आपको बता रखा है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके SS कोठारी। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। कमेंट करके बताना अभी वर्तमान में कौन है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आस्था योजना का संबंध किससे है? मतलब एक क्वेश्चन योजना से। आस्था जो योजना है, याद रखिएगा इसका जो संबंध है वो विशेष योग्य जन से है। ठीक है, अभी जो वर्तमान के अंदर पूछे जा रहे हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चन है आपके सामने। जैसे सर्वाधिक जो चर्चा में है अभी वह है पालनहार योजना। तो कमेंट करके बताना पालनहार योजना का संबंध किससे है। भाई पिछली बार ये पूछा गया था, इस बार इसकी जगह ये दे देगा और पूछ लेगा पालनहार योजना का संबंध किससे है। बताइएगा पालनहार योजना का जो संबंध है वो किससे है। चलिए
अगला देखिएगा, अगला है आपके सामने चांदमारी। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? अब चांदमारी स्थान आपको पता ही है, झुंझुनू के अंदर है, जो किस धातु से संबंधित है? याद रखिएगा, तांबा से। यहां पर आपको ऐसे भी पूछा जाए, झुंझुनू वैसे भी कहलाता है क्या? याद रखिएगा, ताम्र जिला। झुंझुनू को क्या बोलते हैं? ताम्र जिला। और झुंझुनू के अंदर ही स्थान है खेतड़ी, जहां पर एक केंद्र स्थापित है, HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। बताइए इसकी स्थापना कब की गई? यहां पर कुछ तो आपको भी बताना है। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपके सामने। पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान जो केंद्र है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला जो अनुसंधान केंद्र है, ये कहां पर है? तबीजी अजमेर, लालगढ़ बीकानेर, शेवर भरतपुर या दुर्गापुरा जयपुर। अब जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रसिद्ध की यदि मैं चर्चा करता हूं तो देखिए, एक तो स्थान तबीजी वाला है अजमेर, जहां पर आपके क्या है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। ये एक आप याद रखिएगा बिछवाल। बिछवाल कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। और यहाँ पर है आपके केंद्रीय शुष्क बागवानी। इसके अलावा आपके शेवर, शेवर है भरतपुर के अंदर, याद रखिएगा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय है यहाँ पर। और इसके अलावा आपके ये भी तो पूछे जाते हैं कि काजरी और आफरी ये कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है कि काजरी और आफरी जो है ये आपके जोधपुर के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो ये था आज का हमारा जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड पेपर, जिसके अंदर जीके से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से थे उनको लेकर हमने चर्चा की। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।